गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 119 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं और उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं जहां तक कल के टेस्ट वीडियो में हो चुका था। और इस टॉपिक का नाम है 1857 का विद्रोह तथा ब्रिटिश प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों का विकास। ठीक है, 1857 पे कम से कम 2 क्लास हो गई हैं। उससे पहले भारत पर ब्रिटिश विजय चल रहा है। ये भी एक तरह से भारत पर ब्रिटिश विजय का आगे समय का विस्तार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 119 या फिर आगे जो भी टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सेना के पुनर्गठन के लिए कमीशन का गठन किया, जिसने भारतीय रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। वह कमीशन निम्नलिखित में से कौन सा था? साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, पील कमीशन या इनमें से कोई नहीं? देखिए, ये प्रश्न जो है कल के टेस्ट में भी था, पूछने का तरीका बदल गया है। इसका उत्तर है पील कमीशन, ऑप्शन नंबर सी। तो 1857 के रिवॉल्ट के दमन के पश्चात यानी 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का गठन किया। इस पील कमीशन ने भारतीय रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। दूसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष किसने माना है? डिज़रायली, लॉरेंस एवं सीले, टी.आर. होम्स, एस.एन. सेन। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं इस तरह का। ठीक है, 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष माना है टी.आर. होम्स ने, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीसीएस की पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष टी.आर. होम्स ने माना है, जबकि एक नाम और था ऊपर, लॉरेंस एवं सीले। लॉरेंस एवं सीले ने 1857 के विद्रोह को मात्र एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। सीले के अनुसार यह विद्रोह पूरी तरह से देशभक्ति से रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसका ना तो कोई नेतृत्व था और ना ही कोई जन समर्थन। ठीक है, जो कि गलत था सीले। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 का विद्रोह हुआ, क्यों हुआ? कुछ तो कारण रहे होंगे उसके। और जब यह विद्रोह हो गया, ठीक है, इसका दमन कर दिया अंग्रेजों ने, तो उसके बाद क्या परिणाम हुए, ये सारी चीज़ें। तो पहला कारण यहाँ जो लिखा है वो है, न्यायालय में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। ब्रिटिश व्यापार, भू राजस्व और औद्योगिक नीतियों ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का आर्थिक उपनिवेश मात्र बना दिया। 1850 में भारतीय निर्योग्यता अधिनियम पारित किया गया और 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम नामक कानून बनाया, जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार सैनिकों को जहां चाहे वहां काम करवा सकती थी। देखिए, ये सारे के सारे कारण जो है 1857 के विद्रोह होने के कारण है। तो चारों के चारों सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। ये 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण सैनिक विद्रोह को माना जाता है, परंतु इसके पीछे कई अन्य कारण भी मौजूद थे। आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। अगर इन कारणों की हम बात करें तो पहला कारण, ब्रिटिश शासन की प्रकृति विदेशी थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजस्व मुक्त भूमि पुनः जमींदारों से छीनने की कोशिश की। 1813 के बाद भारत में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु विभिन्न मिशनरियों को छूट दी गई। 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार यदि पुत्र अपना धर्म बदल भी लेता है तब भी उसे पिता की संपत्ति से वंचित
नहीं किया जा सकता। देखिए, अंग्रेजों की धार्मिक हस्तक्षेप की नीति ने हिंदू और मुसलमानों में कंपनी के प्रति जो है शंका भर दी। ये सारे कारण थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। 1857 के विद्रोह के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो 1857 का विद्रोह हो गया, विद्रोह का दमन भी हो चुका है। अब उसके बाद क्या क्या परिणाम हुए, उसी के ऊपर सवाल है ये। तो पहला परिणाम है, भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पास हुआ और सेना में भारतीयों एवं यूरोपियों का अनुपात 2:1 हो गया। भारतीयों और यूरोपीय का अनुपात 2:1। देखिए, पहला तो करेक्ट है। भारत सचिव के पद का सृजन हुआ। ठीक है, शासन अब कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। और आपको याद हो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पास हुआ, ये भी सही है, डेट भी सही है। सेना में भारतीयों एवं यूरोपियों का अनुपात 2:1 होगा, ये भी करेक्ट है। तो ठीक है, सारे के सारे डी है इसका आंसर। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, 1 2 3 और 4 भी। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के परिणाम जो है निम्नलिखित हैं। भारत में कंपनी शासन का अंत हो गया, साथ ही शासन का अधिकार ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। भारत सचिव के पद का सृजन किया गया और गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा आई, जिसके अनुसार रजवाड़ों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पास हुआ और सैनिक क्षेत्र में भारतीय तत्वों को यूरोपीय तत्वों से संतुलित करने की कोशिश की गई। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, यानी अब अंग्रेज भारतीयों के सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सेना की भर्ती में भारतीयों को और यूरोपियों को संतुलित करने की कोशिश की गई। अब अंग्रेजों ने आर्थिक विकास के लिए कुछ योजनाएं वो लेकर आए, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। एक ही बात है, एग्जाम में पूछ ले तो। महलवाड़ी व्यवस्था हो गई, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गई, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं साल दर साल छोड़कर। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यह व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में आई। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। यह व्यवस्था 1793 में कंपनी की स्वीकृति मिलने के बाद लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान के रूप में राजस्व का 8/9 भाग कंपनी को देना होता था। एक पक्का इनकरेक्ट है इसमें, कौन सा है वो? देखिए, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था एक ही बात है, किसी भी नाम से प्रश्न आ सकता है। तो इस व्यवस्था में जो फायदा हो रहा था वो अंग्रेजों को हो रहा था, यानी मालिक को हो रहा था या फिर जमींदारों को हो रहा था। किसानों की तो हालत इसमें नौकर जैसी हो गई थी, यानी काश्तकार बन के रह गए थे किसान। भूमि का स्वामी एक तरह से जमींदारी बन गए थे, इसलिए इसको जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता है। बिल्कुल लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया, उसके काल में आई है। 1793 का समय है ये। दूसरा वाला गलत है। अगर यहाँ जमींदार होता, जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया तो सत्य होता, इसलिए असत्य यही है, बी वाला स्टेटमेंट। बाकी सारे सही हैं। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगान व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की जिम्मेदारी जो है जॉन शोर को सौंप दी और कमेटी के समक्ष जो है 3 प्रमुख समस्याएं थी। पहली समस्या, भूमि का स्वामी जो है किसे माना जाए, लगान की राशि क्या होगी, लगान निर्धारण कितने समय के लिए किया जाए। अंततः हुआ क्या, किसानों को नहीं बल्कि जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। राजस्व का 89% हिस्सा सरकार का, यानी अंग्रेजी सरकार का, और 11% हिस्सा जो है जमींदार का तय किया गया। किसानों के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। देखिए, राजस्व आकलन हेतु 1789 को आधार वर्ष बनाया गया। तो बी वाला स्टेटमेंट गलत है, जो ये कहता है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत, यानी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत, भूमि का स्वामी किसानों को मान लिया गया था। ठीक है, जबकि जमींदार जो है भूमि का स्वामी बन गए थे। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एक नियम है सूर्यास्त का नियम,
किस भूमि व्यवस्था से संबंधित था ये? स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी दोनों, यानी इन दोनों से। सूर्यास्त का नियम संबंधित है स्थायी बंदोबस्त से, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त से। ये नहीं है, ये है तो पूरा ही कटेगा ये है इसका आंसर। देखिए, सूर्यास्त का नियम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित था, जिसके तहत जमींदारों को निश्चित दिन के सूर्यास्त से पहले कोष में जो है धन जमा करना पड़ता था, अन्यथा उनकी भूमि जो है जब्त कर ली जाती थी। यह सूर्यास्त का नियम ऐसा नियम था जिसके कारण कई जमींदारों को बहुत कष्ट उठाने पड़े और 1797-98 में लगभग 17% जमींदारों की भूमि नीलाम हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। स्थायी बंदोबस्त भारत के किन हिस्से या हिस्सों में लागू किया गया? मध्य प्रांत में, पंजाब में, बंबई और अवध में, बंगाल में, बनारस में, उत्तरी कर्नाटक में। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या फिर जमींदारी व्यवस्था भारत में बंगाल में लागू थी, उत्तर प्रदेश के बनारस में, उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। तो डी है इसका आंसर। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तरी कर्नाटक में और वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू की गई। ये इस तरह से भी सवाल पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अगला प्रश्न जो है स्थायी व्यवस्था से संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की असफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? ठीक है, असफल हो गई थी ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। पहले तो देखते हैं कौन कौन सा कारण थे इसमें। कृषकों के शोषण में वृद्धि हुई, बेदखली के डर से जमींदार जो है सही ढंग से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे। सूर्यास्त सिद्धांत के तहत बेदखली के कारण गैर हाजिर जमींदारी प्रथा का विकास हुआ और कृषि विकास का फायदा जमींदारों के साथ साथ अंग्रेजों को भी मिला, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई, परंतु यह फायदा नियमित नहीं था। देखिए, बिल्कुल स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में कृषकों के शोषण में तो वृद्धि हुई, ये तो सत्य है, ये एक कारण है इसकी असफलता का। बेदखली के डर से जमींदार जो है सही ढंग से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे, क्योंकि दिन के सूर्यास्त से पहले उनको ब्रिटिश कोष में धन जमा करना होता था। सूर्य सिद्धांत के तहत बेदखली के कारण गैर हाजिर जमींदारी प्रथा का विकास हुआ, ये भी सही है। ये पहला वाला गलत है, क्योंकि लगान जो है निश्चित था। इससे हुआ क्या कि अंग्रेजों को कम फायदा हो रहा था, ठीक है, और जमींदारों को फायदा अधिक हो रहा था। तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, जो कह रहा है कि जमींदारों और अंग्रेजों को भी लाभ मिला, ठीक है, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। देखिए, कथन एक असत्य है, क्योंकि लगान स्थायी होने के कारण कृषि में उन्नति का फायदा सरकार को मिलना बंद हो गया और सरकारी आय में वृद्धि बंद हो गई। ऐसे में कृषि विकास का फायदा केवल जमींदारों को मिला। अन्य तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब आ जाइए, मुनरो और रीड का संबंध किस भूमि व्यवस्था से है? ये मुनरो वही मुनरो है, थॉमस मुनरो। इनका संबंध है रैयतवाड़ी व्यवस्था से, यानी ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। कई बार यूपी पीसीएस में, यूपी पीएससी आरओ में एग्जाम में पूछा है रैयतवाड़ी व्यवस्था से सवाल, और किसका संबंध है इससे? तो थॉमस मुनरो अधिकतर सही हुआ वहाँ आंसर। रीड को बहुत कम रखते हैं ऑप्शन में। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1792 में, याद रखिएगा इसको, मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल क्षेत्र से। यह व्यवस्था मुख्यतः रीड द्वारा संपादित थी। रीड की इस व्यवस्था का समर्थन मुनरो ने भी किया था। बम्बई प्रेसिडेंसी में इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय एलिफिंस्टन तथा चैपलिन को जाता है और ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। यूपीएससी सिविल सेवा प्रश्न कर चुकी है सीधे सीधे, ठीक है, कि ब्रिटिश भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी? 51% भूभाग पर, ठीक है, और थॉमस मुनरो का नाम याद रखिएगा और रीड का भी। अब 10वां प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के लाभ के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है?
इस व्यवस्था से भूमि पर किसानों का निजी स्वामित्व स्थापित हुआ, जिससे भूमि क्षेत्र में पूंजीवादी व्यवस्था को आधार मिला। जमींदारी व्यवस्था की तुलना में यह व्यवस्था, यानी स्थायी बंदोबस्त की बात कर रहा है, जमींदारी व्यवस्था की तुलना में यह व्यवस्था अंग्रेजी सरकार के लिए अधिक सस्ती और लाभप्रद थी। यह व्यवस्था स्थायी न होने के कारण सरकार को अतिरिक्त लाभ मिलने की गुंजाइश बनी और राज्य एवं किसानों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध, यानी जो बीच के बिचौलिए थे, उनका आधार कमजोर हो गया। इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो है बी वाला। ठीक है, बी वाला स्टेटमेंट जो ये कहता है कि जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की तुलना में यह व्यवस्था, यह कौन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, अंग्रेजी सरकार के लिए अधिक सस्ती और लाभप्रद थी। सस्ती नहीं थी, महंगी थी। तो दूसरा वाला गलत है, यही उत्तर अपना। देखिए, कथन भी गलत है, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था की तुलना में या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की तुलना में यह जो व्यवस्था थी वो महंगी थी और अब सरकारी प्रशासन का बोझ जो है बहुत बढ़ गया था और व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखना तथा भूमि का सर्वेक्षण जैसे कार्यों के तहत राजस्व विभाग बेहद विस्तृत और जटिल हो गया। बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी ए सही है, सी सही है और डी सही है, लेकिन बी इनकरेक्ट है। तो 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके। बाकी फुल टेस्ट इस सीरीज़ के लिए अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट टेस्ट वीडियो में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। और बीच बीच में एक टेस्ट जो है करंट अफेयर्स का भी आता रहता है, उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए।